सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा है क्लास 12th के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जन्म। तो आज इस चैप्टर के एमसीक्यू का पार्ट 5 होने वाला है और इससे पहले मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर के एमसीक्यू के करा रखे हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हो। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग जितने भी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं वो सभी का सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस सेशन के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, आइए उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक सामान्य गर्भवती महिला में सकल गोनेडोट्रोपिन सक्रियता की मात्रा का मूल्यांकन कराया गया। प्रत्याशित परिणाम इस प्रकार था। यानी कि एक गर्भवती महिला थी जिसमें गोनेडोट्रोपिन की मात्रा का मूल्यांकन कराया गया था और जिसका परिणाम भी पता चला और परिणाम यहाँ पर बताए गए ऑप्शन में दिया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन बता रहा है गर्भाशय में परिसंचरण करते एफएसएच और एलएच का स्तर ऊंचा होना ताकि भ्रूण का अंतरोपण उत्तेजित हो सके। ऑप्शन नंबर बी है परिसंचरण करते एचसीजी जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का ऊंचा स्तर होना ताकि गर्भाशय अंत स्तर मोटा होना उत्तेजित हो सके। ऑप्शन नंबर सी है गर्भाशय में एफएसएच तथा एलएच के उच्च स्तर का होना ताकि गर्भाशय अंत स्तर मोटा बनाया जा सके। और आपका डी ऑप्शन है परिसंचरण करते एचसीजी का ऊंचा स्तर होना ताकि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का संश्लेषण हो सके। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई गर्भवती महिला होती है और उसके अंदर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीज होता है, स्रावित होता है, तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है कि जो उसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। कह सकते हैं कि इनका संश्लेषण काफी तेजी से होता है जिससे कि जो गर्भाधान है वो बना रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुल ऑप्शन में से, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है कि जो परिसंचरण करता है एचसीजी है यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है, इसका स्तर ऊंचा हो जाता है और जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का संश्लेषण होता है वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है मानव मादा के ब्लास्टोसिस्ट के विषय में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि जो फीमेल के अंदर भ्रूण के विकास के दौरान या भ्रूण के परिवर्धन के दौरान ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसके विषय में कौन सा कथन यहाँ पर बताया गया ऑप्शन में से सही है। तो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन ए है आपका, यह अंडोत्सर्ग के 3 दिन बाद गर्भाशय में अंतरोपित हो जाता है। यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है यह अंडोत्सर्ग के 3 दिन बाद गर्भाशय में रोपित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है केवल अंतरोपण हो जाने के बाद ही एंडोमेट्रियम श्रावण से पोषण प्राप्त करता है। और ऑप्शन नंबर सी है यह एंडोमेट्रियम में ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा अंतरोपित होता है। और ऑप्शन नंबर डी है इसमें अपरा का बनना अंतरोपण होने से पहले होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसके विषय में आपको मालूम होना चाहिए कि यह एंडोमेट्रियम की जो ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं होती है उनके द्वारा ये अंतरोपित हो जाता है। यानी कि जो एंडोमेट्रियम होता है गर्भाशय का, इस ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से घेर लेता है जिसकी वजह से यह गर्भाशय के आंतरिक भित्ति पर अंतरोपित हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं क्या, भ्रूण का अंतरोपण होना, यानी कि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर जो बी है, सी है, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो क्या कह रहा है कि यह एंडोमेट्रियम में ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा अंतरोपित हो जाता है। तो इसलिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है जीवन के किस चरण में अंड जनन आरंभ होता है। तो याद रखिएगा जो अंड जनन यानी कि oogenesis की प्रक्रिया होती है वो किसमें पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये पाई जाती है फीमेल यानी कि मादा शरीर में। और ये कब प्रारंभ होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो अंडजन की प्रक्रिया होती है वो जब महिला अपने भ्रूणीय अवस्था में मां के गर्भ में होती है तभी से ही उसके अंडाशय में अंडजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मेल की बात की जाए जिसमें शुक्राणु जन्म या बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो वो जन्म के बाद यौन आरंभ प्राप्ति के बाद होता है मेल के अंदर। लेकिन फीमेल में जो अंडजन की प्रक्रिया है वो भ्रूण अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जन्म के समय, ऑप्शन नंबर बी है भ्रूणीय परिवर्धन में,
ऑप्शन नंबर सी है वयस्क होने के बाद, और ऑप्शन नंबर डी है यौनारंभ में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अंडजनन का प्रारंभ होता है स्त्री में जब वो अपने माँ के गर्भ में होती है, भ्रूणीय अवस्था में होती है तभी। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है सगर्भता के उत्तराधार की अवधि में कौन रिलैक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करता है। यानी कि सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जब यह प्रेगनेंसी चल रही होती है तो उसमें जो रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है वो कौन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है पीतपिंड, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी है ग्राफीपुटक, और ऑप्शन नंबर डी है भ्रूण। तो याद होना चाहिए आपको, जो पीतपिंड था वो किसका श्रवण करता है, वो रिलैक्सिन हार्मोन्स का श्रवण करता है सगर्भता के दौरान। तो इसीलिए यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है स्तनधारियों यानी कि मैमल्स में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है क्रोना रेडिएटा, ऑप्शन नंबर बी है पीतपिंडक अवकाश यानी कि परिपीतक अवकाश, और ऑप्शन नंबर सी है पीतक झिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी है आपका जोना पेलिसुडा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्तनधारी होते हैं उसमें शुक्राणुओं के बंधन के जो ग्राही होते हैं वो जोना पेलिसुडा जो कि फीमेल का अंडाशय होता है, अंडाशय का एक भाग होता है जोना पेलिसुडा, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए जो आपका पांचवा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव में प्रसव के आरंभ के लिए मुख्य अवयव नहीं है। यानी कि जब प्रसव आरंभ होता है मनुष्य में तो उसके लिए मुख्य अवयव जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के अनुपात में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी प्रोस्टेटाग्लैंडिन का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन का मोचन, और ऑप्शन नंबर डी प्रोलैक्टिन का मोचन। तो याद रखिएगा प्रसव के प्रारंभ होने में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है वो किसी भी तरीके से भाग नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स आपको मालूम होगा कि ये दुग्ध स्रावण में योगदान देता है। तो इसीलिए जो आपका छठवां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी प्रोलैक्टिन का मोचन एकदम सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह मानव में प्रसव के आरंभ होने में किसी भी तरीके का रोल अदा नहीं करता है। इसीलिए छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, और बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है विदलन के लिए सत्य है, यानी कि जो क्लीवेज होता है ह्यूमनज बनने के बाद, तो उसके लिए यहाँ पर कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है भ्रूण का आकार बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी है भ्रूण का आकार घटता है, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका का आकार बढ़ता है, और ऑप्शन नंबर डी है कोशिका का आकार घटता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूग्मनज किसमें होता है, यूग्मनज विदलन यानी कि क्लीवेज की प्रक्रिया किसमें होती है, यूग्मनज में होती है। और यूग्मनज का इसमें आकार बढ़ता नहीं है बल्कि उसके अंदर का जो कोशिका द्रव्य होता है उसकी संख्या बढ़ने लगती है, कोशिकीय रूप में वो चेंज होने लगता है। 2 कोशिकीय, 4 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, इस तरीके से क्या होता है उनके अंदर कोशिका का संख्या बढ़ता रहता है, जिसको क्या बोलते हैं विदलन या क्लीवेज। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो सातवां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विदलन के लिए जो कोशिका का आकार होता है वो हमेशा घटता ही है, यानी कि बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। आपको सिंपल सा केवल एक बात याद रखना है विदलन में, कि विदलन में कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन उसका आकार नहीं बढ़ेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। अब आइए बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अपरा का उत्पादन नहीं है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो अपरा रिलीज नहीं करती है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी में है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी में एस्ट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी में एचसीजी जिसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने आपको बता रखा है कि जो अपरा या प्लेसेंटा होता है उससे 4 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन, और तीसरा होता है एचसीजी, और चौथा होता है रिलैक्सिन। लेकिन यहाँ पर एक अलग का हार्मोन दे रखा है जो है प्रोलैक्टिन, जो कि अपरा से नहीं निकलता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि है प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पर आपका 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर यदि स्तनीय अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता तो क्या नहीं होगा। ध्यान से पढ़िएगा, अगर कोई अंडाणु है उसका निषेचन नहीं हो पाता है तो इनमें से कौन सी घटना नहीं होगी। तो देखते हैं यहाँ पर
ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक पुटक विकसित होने लग जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कॉर्पस ल्यूटियम विघटित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है प्रोजेस्टेरॉन का स्राव तेजी से गिर जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है एस्ट्रोजन का स्राव और भी तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब किसी अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो उसके बाद जो यहाँ पर रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर रही थी वो निर्मित नहीं होगा, और इसकी वजह से ना ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होगा और ना ही बोल सकते हैं प्राथमिक पुटक विकसित होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर गलत बता रखा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा 9वें क्वेश्चन का वो सही हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसको आप लोग समझिए जरा। यहाँ पर बोल रहा है स्तनियों में निषेचन के बाद क्या नहीं होगा, तो यहाँ पर बोल रहा है एस्ट्रोजन का स्राव और भी तेज हो जाएगा। तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन का स्राव तेज नहीं होगा बल्कि कम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आइए बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है वयस्क मानव मादाओं में ऑक्सीटोसिन, इनमें से बता रहा है ऑक्सीटोसिन के बारे में क्या सही है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है पिट्यूटरी को उत्तेजित करता है, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है वो पिट्यूटरी को उत्तेजित करता है ताकि वैसोप्रेसिन का स्राव हो सके। वैसोप्रेसिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीटोसिन, इसका श्रावण अग्रपीयूष ग्रंथि से होता है, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो अग्रपीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। ऑप्शन नंबर सी है यह स्तन ग्रंथियों के वृद्धि को उत्तेजित करता है। और ऑप्शन नंबर डी है यह प्रसव के दौरान गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो वयस्क मानव की में मादाएं होती हैं उनमें जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है वो क्या करता है, जो गर्भाशय की मध्य भित्ति होती है यानी कि मियोमेट्रियम होता है उसमें संकुचन उत्पन्न करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका 10वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। अब आइए आज के सेशन के सबसे आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं और ये सबसे इजी क्वेश्चन भी है आज के सेशन का। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। 11वां क्वेश्चन, वृषण पालिका जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, तो वृषण पालिका में कितनी शुक्रजन्य नलिकाएं होती हैं, यानी कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या होती है प्रत्येक वृषण पालिका में वो कितनी होती है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 1 से 4 शुक्रजन्य नलिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी है 2 से 3 शुक्रजन्य नलिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी है 1 से 3 शुक्रजन्य नलिकाएं पाई जाती हैं। या ऑप्शन नंबर डी है 1 से 2 शुक्रजन्य नलिकाएं पाई जाती हैं प्रत्येक वृषण पालिका में। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो वृषण पालिकाएं होती हैं उनकी संख्या प्रत्येक वृषण में 250 के आसपास होती है और उन प्रत्येक वृषण पालिकाओं में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि शुक्रजन्य नलिकाएं पाई जाती हैं। तो इसीलिए 11वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज के सेशन में आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लिया है और कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन क्यों सही है उसके पीछे का रीजन भी आप लोगों ने जान लिया है। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय जय हिंद।